हेलो एंड गुड इवनिंग। इस रिकॉर्डिंग में चैप्टर नंबर 24 करेंगे हम, जिसमें हम वैट की थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि ये वैट है क्या। ये है वैल्यू एडेड टैक्स, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यहाँ पे एक सेलर होता है, ये सेलर कोई प्रोडक्ट सप्लाई करता है या सर्विसेज सप्लाई कर सकता है किसी बायर को। अब ये वैट बायर पे करता है, ये वैट पे करता है ये सेलर को, और सेलर बदले में इसी वैट को जमा करा देता है एचएमआरसी को। इसीलिए वैट को एक इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बियर कर रहा है बायर लेकिन पे कर रहा है सेलर, यानी कि बायर डायरेक्टली एचएमआरसी को वैट पे नहीं करता। इसलिए इस वैट के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है, सिंपल चीज ये देखो, जैसे लेट्स सपोज एक सेलर है, उसने 100 पाउंड्स का एक आइटम खरीदा, ये कॉस्ट है उसकी। इसके ऊपर उसने कुछ और इनपुट लगाए, लेबर लगाई, और इसको 50 पाउंड्स पे और खर्चा बुक कर दिया। 150 का टोटल खर्चा हो गया एक सेलर के लिए। दिस इज द टोटल कॉस्ट, और इसमें अपना ये प्रॉफिट जोड़ के, दिस इज द प्रॉफिट। 200 पाउंड्स का इसने मार्केट में सेल कर दिया, दिस बिकम द सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलर है, ये इस 200 के ऊपर आउटपुट वैट वसूलेगा। आउटपुट वैट यानी कस्टमर आउटपुट वैट पे करेगा इस 200 के ऊपर। लेकिन जब ये अपना ये सामान किसी और से खरीदने गया था, तो ये सेलर खुद एक परचेजर था, ये सामान भी तो कहीं से खरीद के लाया है ना, यानी इस सामान के लिए भी कोई और सेलर रहा होगा, उस सेलर ने इससे वैट वसूला होगा। तो जब इनपुट्स के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पे करता है, वैट पे करता है, उसको हम बोलते हैं इनपुट वैट। आउटपुट वैट कस्टमर पे करता है, और इस आउटपुट वैट को जमा करा देता है सेलर एचएमआरसी को। इस आउटपुट वैट में से वो एक क्रेडिट क्लेम कर सकता है, मतलब कि लेट्स सपोज आउटपुट वैट इसके ऊपर 20% की रेट से वसूल कर लिया सेलर ने, ये 20% इसका आएगा 40 पाउंड्स। तो आउटपुट वैट आया 40 पाउंड्स का। लेकिन जब ये सामान खरीदा गया होगा तो कुछ वैट पे भी किया होगा इसी सेलर ने, 50 के ऊपर 20% उसने पे किया होगा, यानी कि 10 पाउंड्स का अमाउंट उसने पे कर दिया होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो एचएमआरसी को 40 जमा कराएगा, या फिर -10 करके 30 जमा करा देगा, क्योंकि 10 का तो वैट उसने खुद ने किसी को पे किया है, 40 का कलेक्ट किया है, वो नेट ऑफ करके 30 का एचएमआरसी को जमा करा सकता है। ये जो 10 का यहाँ पे इसने सेट ऑफ किया, इसको हम बोलते हैं इनपुट का क्रेडिट क्लेम करना, इनपुट क्रेडिट फॉर वैट। यानी आपने जो भी इनपुट के ऊपर वैट पे किया उसका आप क्रेडिट क्लेम कर लेते हो। तो मोटा मोटा तो वैट का सिस्टम ये है। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं। मैंने बोला कि जब भी कोई सेलर सामान बेचेगा तो वैट लगाएगा, यानी कि वो कुछ सप्लाई करेगा जिसके ऊपर वैट की बात पिक्चर में आएगी। तो हम सबसे पहले तो सप्लाई देखते हैं। वैट के अंडर या तो टैक्सेबल सप्लाईज है या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। टैक्सेबल सप्लाईज वो हैं जिनके ऊपर वैट लगता है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज वो हैं, यानी अगर आप इसके सप्लायर हैं या सेलर हैं, इन 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 सप्लाईज के आप ये सप्लाई करते हैं, तो फिर वैट पिक्चर में नहीं आएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज में अगर आपने लैंड बेची है तो वैट की जरूरत नहीं है। आप अगर पोस्टल सर्विसेज देते हैं, पोस्ट कार्ड हो गए, चिट्ठियां हो गई, तो उसके ऊपर वैट नहीं लगता। फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर वैट नहीं लगता। फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज भी हो सकती हैं, लोन देना भी हो सकता है। ऐसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर भी वैट नहीं लगता। एजुकेशन के ऊपर वैट नहीं है। हिंदुस्तान में एजुकेशन के ऊपर, जैसे हम जो कोचिंग लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी है, लेकिन यूके में एजुकेशन के ऊपर कोई भी वैट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये वो वाली एजुकेशन हम ले रहे हैं विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट आएगा वो भी बेचारे वैट के लपेटे में आते ही होंगे। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ के केस में आप कुछ भी ले सकते हो। इसमें डॉक्टर आ सकता है, डेंटिस्ट आ सकता है, ऑप्टिशियन हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें पतंजलि योगपीठ नहीं हो सकता। यानी हेल्थ फार्म्स नहीं इसमें कवर होते। इसमें आपको लेना है सिर्फ जो प्रेस्क्राइब्ड और रजिस्टर्ड लोग हैं जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं उनको। अब आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी सप्लाई हो सकती है? स्पोर्ट्स कंपटीशन मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ कुछ कंपनीज। वो कंपनीज टिकटें बेचती हैं, एंट्री फीस होती है उसकी।
वो स्पोर्टिंग बॉडीज होती है, जैसे बीसीसीआई है, तो अगर वो है उनके ऊपर वैट नहीं लगाना। दूसरी होती है टैक्सेबल सप्लाईज। अब टैक्सेबल सप्लाईज तीन तरह की होती है। एक जो जीरो रेट पे चार्ज होती है, यानी कि ये नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट अगर आएगा तो हो सकता है इसकी रेट बढ़ जाए, आज के डेट पे इनको जीरो रेट पे रखा गया है। दूसरी जो रिड्यूस्ड रेट पे चार्ज होती है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। और तीसरी जो स्टैंडर्ड रेट से चार्ज होती है, यानी जिन सर्विसेज के ऊपर 20% का वैट लग जाता है, या फिर जिन सप्लाईज के ऊपर 20% का वैट लग जाता है। अब जीरो रेट पे कौन सी चार्ज है, यानी आज के फाइनेंस एक्ट ने किन सप्लाईज को बोला कि यार इनके ऊपर वैट आप 0% से लगाओ, यानी एग्जेम्प्ट नहीं बोला, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बोला है कि इसके ऊपर वैट की रेट हम 0% रखते हैं। बच्चों के कपड़े और फुटवेयर, नॉन लग्जरी फूड यानी बेसिक फूड जो आप खुद खाते हैं, मतलब हम डाइन इन की बात नहीं कर रहे हैं, रोटी सब्जी सिंपल जो खाना है ह्यूमन कंजम्पशन वाला, यानी यहाँ पे केटरिंग की बात मत करो, लग्जरी फूड की बात मत करो। देन बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल, मैगजीन्स हो सकती हैं, आपके न्यूज लेटर्स हो सकते हैं। देन मेडिसिन, उनका ध्यान रखना प्रिस्क्रिप्शन वाली होनी चाहिए, और डिसेबल्ड लोगों को अगर कुछ भी आप दवाइयां देते हैं तो वो भी वैट के एम्बिट से 0% पे चार्ज होती है। देन ट्रांसपोर्ट, टैक्सी नहीं लेनी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। आप रोड से जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज यूज करो, एयर टिकट यूज करो, उसके ऊपर आपका जीरो रेट का वैट है यूके में। देन एक्सपोर्ट्स आउटसाइड द ईयू, ये यूरोपियन यूनियन से अब यूके बाहर हो गया है, यानी इसके लिए तो बेसिकली ऑल एक्सपोर्ट्स हो गए, तो आउटसाइड द ईयू का अब कोई रेलेवेंस नहीं रहा, यानी जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर आपको वैट 0% से चार्ज करना है। यानी वहां पे जो बंदा आप जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उससे वैट मत वसूली कर लेना। देन कम्स चैरिटी, चैरिटी भी अगर आप दोगे तो मतलब उस पर भी वैट है, तो नहीं है ना, हटा दिया ना कि चैरिटी, चैरिटी में आप लेट सपोज कुछ फूड आइटम्स दे रहे हो, तो क्या मैं उसको सेल मान के उसके ऊपर वैट चार्ज कर दूं? नहीं, कैसे हो सकता है, आप सामने वाले से पैसे थोड़ी ले रहे हो, तो कैसे वैट पिक्चर में आएगा। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, अगर आप नई बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके ऊपर आप कुछ भी नई बिल्डिंग्स बना के किसी को दे रहे हैं, ये एक तरह की सप्लाई है, उसके ऊपर वैट चार्ज नहीं होता, यानी बेसिकली आप बिल्डर हैं नई बिल्डिंग्स के। लेकिन अब आते हैं जीरो रेटेड आइटम्स और एग्जेम्प्ट आइटम्स के थोड़े से डिटेल पे। अभी हम कुछ बोल रहे थे कि भाई जीरो रेटेड कुछ आइटम्स हैं जो आज 0% ऑफ वैट पे टैक्स किए जाते हैं। फूड आइटम्स जो मैंने बोला आप कंज्यूम करेंगे, लग्जरी खाना नहीं होना चाहिए, केटरिंग बिजनेस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके खुद के खाने का दैट खाना, अगर वो आप किसी को भी सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर 0% वैट लगता है। मतलब आप सप्लाई कर रहे हो किसी को भी, भाई लो ये तुम जाके अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेना, तो वैट चार्ज मत करो। ऐसे ही बुक्स अदर प्रिंटेड मैटर, बुक्स का भी मैंने बताया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग्स, ध्यान रखना सिर्फ नई बिल्डिंग्स लेनी है, इसमें पुराने वाली मत लेना। ट्रांसपोर्ट में टैक्सी से जाना अलाउड नहीं है, ये पब्लिक व्हीकल होना चाहिए। देन ड्रग्स मेडिसिन एंड अप्लायंसेस जो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, डिसेबल्ड लोगों को हो तो भी हम इसमें वैट 0% लगाते हैं। अब हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज तो काफी सारी देखी थी। हेल्थ वाला मैंने आपको बता ही दिया था कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, डेंटिस्ट हो चाहे ऑप्टिशियन हो चाहे डॉक्टर हो। स्पोर्ट्स के केस में जो भी फीस एंट्री फीस आती है उसके ऊपर आपको वैट लगाने की जरूरत नहीं है। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो सप्लाई है इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो एक ट्रेडर है यानी कि एक सेलर है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज करता है और एक जीरो रेटेड सप्लाईज करता है। जीरो रेटेड जो मैंने कहा इस फाइनेंस एक्ट में 0% वैट लग रहा है इनके ऊपर, हो सकता है अगले साल ये लोग इस पे रेट बढ़ा दें, लेकिन ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम तो होती है कि भाई वैट में हम उस पर कोई रेट ही नहीं लगा रहे, दैट इज एग्जाम्ट, लेकिन यहाँ रेट लग रही है, दैट इज 0%। अब अगर कोई सेलर है वो एग्जाम्ट सप्लाईज करता है, यानी उसका प्रोडक्ट ऐसा है जो एग्जाम्ट है, उसी की सेल करता है वो, क्या वो वैट चार्ज करेगा? नहीं चार्ज करेगा। जब वैट चार्ज नहीं करेगा तो क्या इनपुट वैट क्लेम कर लेगा? वो भी नहीं कर पाएगा। जब आप आउटपुट वैट नहीं कलेक्ट कर रहे हो तो इनपुट वैट किस चीज का क्लेम करोगे, किसके अगेंस्ट क्लेम करोगे? क्या उसको वैट के लिए रजिस्टर कराने की जरूरत है, यानी क्या वो रजिस्टर्ड सप्लायर होना चाहिए? उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही जीरो रेटेड सप्लाई हो जाती है तो इन तीनों का जवाब है यस। विल ही चार्ज वैट? यस, एट द रेट 0%। जब उसने 0% पे आउटपुट वैट चार्ज कर लिया तो क्या अब वो इनपुट वैट क्लेम कर सकता है? कर सकता है। क्या उसको वैट के लिए रजिस्टर करना है? बिल्कुल करना है, तभी तो पता चलेगा कि आप ये 0% वाली सप्लाईज कर रहे हो। अब नेक्स्ट आते हैं वैट रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो वैट रजिस्ट्रेशन में
दो ऑप्शंस हैं, एक तो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कराना ही पड़ेगा साहब आपको। दूसरा है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब अब तो आपको कंपल्सरी हो गया, ये रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। कब? देखो जी, एक सीधी सी बात है, एचएमआरसी भी आपके रजिस्ट्रेशन में तब इंटरेस्टेड है जब आपकी टैक्सेबल सप्लाईज थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि आप जो सप्लाईज कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कुछ लिमिट से क्रॉस करती हैं। अब ये लिमिट क्या है, इसके लिए मैं दो टेस्ट कंडक्ट करूंगी। एक होगा हिस्टोरिक टर्नओवर टेस्ट और एक होगा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टेस्ट। मतलब बेसिकली हम इन दो टेस्ट को लगा के देखेंगे कि जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं क्या वो किसी लिमिट से आगे जा रही हैं। अगर आगे जा रही हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा साहब। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में ये होता है, आपको जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना, फिर भी आप चाहते हो रजिस्टर कराना, कराओ भाई। तो वॉलंटरीली आपको सब कुछ करना अलाउड है। अब मैं बात करती हूँ हिस्टोरिक रजिस्ट्रेशन की, ये हिस्टोरिक रजिस्ट्रेशन बोल रही हूँ, हिस्टोरिक टर्नओवर टेस्ट की। अब आप क्या करो, आपका बिजनेस चालू होता है, बिजनेस चालू होते ही आपकी कुछ टैक्सेबल सप्लाईज होने लग जाएंगी। टैक्सेबल सप्लाईज मतलब जो एग्जेम्प्ट नहीं है, आपकी टैक्सेबल सप्लाईज होने लग जाएंगी। हाँ बिल्कुल, वो 0% पे हो सकती है टैक्सेबल सप्लाई। अब आप ये ऐड करते जाओ, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, करते 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 12 महीने का टोटल लगाते जाओ। इसको मैं ऐसे देखती हूँ, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9, 10, ये 11वां महीना और ये 12वां महीना। तो मेरे को बिजनेस चालू करे हुए 12 मंथ्स हो गए। मैं इनके हर महीने ना जोड़ती जा रही हूँ, जोड़ती जा रही हूँ, जोड़ती जा रही हूँ। 85,000 पाउंड्स मेरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। जिन भी 12 महीने में मेरी टैक्सेबल सप्लाईज का टोटल 85,000 पाउंड हो जाएगा ना, मेरे को तब अपने आप को रजिस्टर कराना है। तो अब ये हो सकता है कि फर्स्ट 12 महीने में ये एक्सीड नहीं हुआ, 13th मंथ हो गया बिजनेस को, 14th मंथ हो गया बिजनेस को, तो क्या हुआ, ये वाला जो लॉट था ना, क्योंकि मुझे हर महीने पे 12 महीने ऐड करते चलते देखना है, यानी मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लिया, 12 के बाद में 13th महीने का जोड़ना है और इधर से पहले महीने का गायब कर देना है। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स कौन से होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं और एक आगे महीने बढ़ जाती हूँ 14 पे, तो मुझे 14th इंक्लूड करना है। तो 12 महीने मुझे कौन से लेने होंगे, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, ये 12 महीने। और ये जिस भी 12 महीने के लॉट में 85,000 पाउंड एक्सीड हो जाएंगे, हमें उस वाले टाइम पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर वैट। अब तुम ये बोलोगे कि हो सकता है बिजनेस 12 महीने का हो ही नहीं, तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से देख लो यार, इसको करते रहो चेक हमेशा। जब भी 85,000 पाउंड से ऊपर हो जाए तो आपको रजिस्टर कराना है, और अगर 12 महीने से ऊपर का हो गया तो जिन भी 12 महीने में 85,000 पाउंड एक्सीड हो गए, दैट इज द पॉइंट वेर यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन आप कराओगे कैसे, जिस भी महीने में 85,000 पाउंड आपका एक्सीड हुआ, उस महीने के एंड से, लेट सपोज मेरा 85,000 पाउंड एक्सीड होता है नवंबर 2022 में, तो नवंबर 22 का एंड होता है 30 नवंबर, इसके एंड से 30 डेज, इसके एंड से 30 डेज, मुझे 30 डेज के अंदर अंदर एचएमआरसी को बताना होगा, भाई मेरा रेवेन्यू है ना वो 85,000 पाउंड से ऊपर हो गया, टैक्सेबल सप्लाई 85,000 पाउंड से ऊपर हो गई है। आपको विद इन 30 डेज बताना है, यानी मेरे लिए क्या डेडलाइन हो गई एचएमआरसी को बताने की, 30 दिसंबर 2022। जिस भी महीने में टैक्सेबल सप्लाईज 85,000 पाउंड से एक्सीड करेंगी, उस महीने के एंड से पकड़ो और 30 डेज आगे ले लो। मैं कैसे बताऊं, एक फॉर्म आता है इनका VAT 1, इस फॉर्म को भरो, एचएमआरसी में जमा करा दो, वरना एचएमआरसी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं वहां से जमा करा दो।
अब एक सवाल आता है, आपको रजिस्टर्ड कब से माना जाएगा, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट इफेक्टिव क्या मानी जाएगी? आप 30th नवंबर मानोगे, 30th दिसंबर मानोगे, या जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उस दिन मानोगे? व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? पहली तारीख ऑफ सेकंड मंथ फ्रॉम द मंथ वेयर 85,000 पाउंड से एक्सीड का केस केम इनटू पिक्चर। मैं अपने वाले केस में लूं, ध्यान से सुनना इसको। जिस महीने में 85,000 पाउंड एक्सीड हुए, उस महीने के बाद में 2 महीने लो, सेकंड मंथ जो आ रहा है, सेकंड मंथ की पहली तारीख, यानी यहां पे 30th नवंबर था, 30th नवंबर को 85,000 से टैक्सेबल सप्लाईज एक्सीड कर गई, इससे सेकंड मंथ पकड़ो। 30th दिसंबर पहला मंथ, दूसरा महीना, दूसरा महीना आपका इसका होता है जनवरी, तो जनवरी का पहली तारीख, 1 जनवरी। तो क्या लेना है आपको? फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ व्हेन द टैक्सेबल सप्लाईज एक्सीड 85,000 पाउंड्स। अब इस पूरे केस को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक मिनट रुकना जरा, मुझे ये इसको मैं हटाऊं कैसे इसको भाई, रुकना भाई एक बार। चलो हट गया, देखते हैं क्वेश्चन। हिल लिमिटेड कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 2021। इट्स मंथली टैक्सेबल सप्लाईज आर एज फॉलोज। 2021 के सारे महीनों की आपको सप्लाई दे दी, 2022 के सारे महीनों की सप्लाई दे दी। इन एडिशन, इन मई 2022 द कंपनी सोल्ड सरप्लस प्लांट फॉर 3450। ये किस दिन उन्होंने बेचा है 3450 वाला? मई में। तो मैं मई लिखती हूँ एक बार, मई, ये कहाँ गई लाइन मई की, ये इस वाली डेट पे इन्होंने प्लांट भी बेचा है, 3450। ठीक है, 3450 का प्लांट भी बेचा है। अब ये पूछ रहा है कि रजिस्टर कब कराना है इसको। तो सबसे पहले तो अपने ये आ जाओ, आपने जो प्लांट है, प्लांट को एक बार मैं किनारे करती हूँ। बिना प्लांट के एक बार सारे के सारे महीनों में हम देखते हैं कि 12 महीने का वो कौन सा लॉट है जिसमें 85,000 पाउंड से ऊपर निकल गई है हमारी टैक्सेबल सप्लाईज। टोटल लगाना चालू करेंगे यहाँ से, ये तो पहले 12 महीने का आप टोटल लगाओगे। मैंने लगा के चेक कर लिया, ये यहाँ पे एक्सीड नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगी, ये 3600 से चालू करूंगी, ये साले लूंगी और इधर 5090 लूंगी। तो तुम इसको करोगे कैसे? ये जो तुम्हारा टोटल आएगा ना, इसमें से 3500 हटा दो और 5090 जोड़ दो। फिर क्या करो, फिर इस टोटल में से 3500 और 3600 हटा दो और इधर 5090 और 5160 जोड़ो। ऐसे आप करो चेक सबका। अब क्योंकि मैंने ये वर्किंग कर रखी थी, मैं एक बार इसमें चेक करती हूँ, इधर से लेती हूँ अंदाजे से। 10 महीने ये हो गए, 2 महीने ये हो गए, इसको एक्सेल पे करके देखना। यानी 4550, 4630, 5090, 5160, 5780, 5850, 5970, 6440, 7260, 8730, 9900, 9750। मैं इसको चेक कर रही हूं, ये यहां पे एक्सीड नहीं हो रहा। यानी अब मुझे क्या करना है, 7550 को हटाओ और इधर से 10,500 जोड़ दो। तो नवंबर 2022 के एंड में इसका टर्नओवर पहुंच जाएगा 85,000 पाउंड से ऊपर, एक्सीड कर जाएगा। कस्टमर्स वाला लेना है, प्लांट का सप्लाई मत लेना इसमें। आपको सिर्फ वो लेना है जो आपका रेगुलर बिजनेस है, वो 85,000 पाउंड से ऊपर निकल जाएगा। तो अब पहली डेट तो ये लेते हैं कि भैया नोटिफाई तुम्हें कब तक कराना है एचएमआरसी को। एचएमआरसी को 30th नवंबर पे आपको पता चला आप रजिस्टर होने वाले हो, तो उसके 30 डेज आगे। ये रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव कब से माना जाएगा? 30th नवंबर का से दूसरे महीने की पहली तारीख, यानी आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कब आए कब नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दिन आप एलिजिबल हो जाएंगे या फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल किट का क्वेश्चन करते हैं।
ये वाला ना अपने को एक बार एक आगे वाला मेथड और करना पड़ेगा, फिर इसमें मैं तुम्हें पलट के लेके आती हूँ। आगे वाला मेथड है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टेस्ट। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टेस्ट में क्या है, अब हम पीछे नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। सिंपल सा टेस्ट है। नेक्स्ट 30 डेज में अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 30 दिन में मेरी टैक्सेबल सप्लाईज 85,000 पाउंड से ऊपर चली जाएंगी, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पे अपने आप को रजिस्टर करा लो जी, नेक्स्ट 30 डेज के। अब आपकी इसमें रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी, ये जो 30 डेज पीरियड तुम्हारा जब से चालू हो रहा है ना, दैट इज द रजिस्ट्रेशन डेट, स्टार्ट ऑफ दिस 30 डे पीरियड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कैट लिमिटेड साइंस अ लीज फॉर न्यू बिजनेस प्रीमाइसेस ऑन 1st May 2022 and opens for business on 20th July 2022. The company estimates from the outset that taxable supplies will be in the region of 85,500 per month। यानी कंपनी को सीधा ही ऐसा लग गया कि भाई हमारी तो टैक्सेबल सप्लाई 85,500 से ऊपर जाएंगी। State when, if at all, CAT Limited is liable to register for VAT. Number one, it is liable to register for VAT. इसको तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ही महीने में 85,500 का बिजनेस करूंगा। बिजनेस चालू हो गया 20 जुलाई को, तो पहले ही महीने में होने का मतलब आपको 20 जुलाई 2022 से नेक्स्ट 30 डेज का हिसाब किताब लेना है। तो नेक्स्ट 30 डेज 30 अगस्त को तो नहीं पड़ेंगे, 31 डेज का होता है, सॉरी 30 को क्यों, 20 अगस्त को नहीं बनेंगे, ये 20 अगस्त से एक आध दिन 19 या 18 अगस्त पड़ना चाहिए, 18 और 19 अगस्त काउंट करना, एक एक दिन, इन दोनों दिनों में से एक आना चाहिए। तब तक का क्या 85,500 क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा इमीडिएटली एचएमआरसी को कि भाई हमारा तो रजिस्ट्रेशन कर दो आप। आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से माना जाएगा, स्टार्ट ऑफ दिस 30 डे पीरियड, यानी 30 डे पीरियड हम यहाँ चालू कर रहे हैं 20 जुलाई से। तो 20 जुलाई विल बी योर रजिस्ट्रेशन डेट। तो आपको 20 जुलाई से इफेक्टिव रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो ये तो बात आती है जब आपको आपके टर्नओवर की वजह से रजिस्टर कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी खुद की इच्छा भी तो हो सकती है रजिस्टर करने की। उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। क्या फायदे हैं, रजिस्ट्रेशन की लिमिट आपको फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। ये 85,000 की हर बार चेकिंग है ना, ये नहीं करने की जरूरत है, आप टाइम पे रजिस्ट्रेशन करा लोगे। जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो इनपुट वैट भी क्लेम करने लग जाओगे। और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, उनके लिए बड़ा फायदा होता है, वो रजिस्टर्ड होके ना अपने आप को बड़ा बनाने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वैट की अब आपको सारी कॉम्प्लायंसेस करनी पड़ेंगी, मतलब आपको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, वैट टाइम पे जमा भी कराना पड़ेगा, और अब आप आउटपुट वैट भी चार्ज करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सामान हो जाएगा महंगा। आप कस्टमर से सेलिंग प्राइस ही नहीं, सेलिंग प्राइस प्लस वैट लेने लग जाओगे। और अभी तो हम यूके वैट में पढ़ने वाले हैं, सेलिंग प्राइस प्लस वैट इज डायरेक्टली 20% की रेट पे। 20% बहुत ज्यादा होता है यार, 20% इज टू मच। तो ये इसका नुकसान होगा। अब वैट ग्रुप पे आते हैं। अब यार क्या है कि एक पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी ने कई कंपनीज को कंट्रोल किया हुआ है, हर कंपनी वैट का कॉम्प्लायंस करती रहेगी। तो इसका एक इलाज निकला, हर कंपनी मत करो यार, आप एक कॉमन कंट्रोल में अगर हो, एक पेरेंट कंपनी और आप कई कंपनीज हो। पहली बात तो ऑप्शनल है इन सब सब्सिडरीज के लिए, सब्सिडरी 1 2 3, ये चाहे तो वैट ग्रुप का हिस्सा बने वरना ना बने। अगर सारी की सारी कंपनीज यूके में बेस्ड हैं तो ये एक वैट ग्रुप बना सकती हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब अगर इन्होंने वैट ग्रुप बना लिया तो क्या होगा, ये जो आपस में जितने भी सामान को बेचेंगी खरीदेंगी उस पर वैट पिक्चर में ही नहीं आएगा, वैट ग्रुप बनने की वजह से। इस पूरे के पूरे वैट ग्रुप में से एक मेंबर बन जाएगा जो सारी वैट की कॉम्प्लायंसेस करेगा, मतलब कि वैट रिटर्न फाइल करेगा, वैट की एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन हाँ, सब अपनी अपनी वैट लाइबिलिटी खुद ही पे करेंगे, सब अपनी अपनी पे करेंगे, लेकिन वैट रिटर्न वगैरह फाइल करने की सारी कॉम्प्लायंसेस एक ग्रुप मेंबर करेगा जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कहलाएगा। और बाकी नॉर्मल इनके ऊपर टाइम लिमिट्स होंगी कि भाई इनको कब
रिटर्न फाइल करनी है, दैट इज गोइंग टू बी सेम, बस इसमें ये बच जाएंगे, आपस में कोई भी सप्लाईज होंगी वो टैक्स के एम्बिट से बाहर हो जाएंगी। नंबर 2, सबको अलग अलग कॉम्प्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है, एक ही रिप्रेजेंटेटिव कर देगा वो कॉम्प्लायंसेस, वो सारी की सारी इनपुट आउटपुट ले लेगा पूरी ग्रुप की, फिर वो अपनी खुद की नहीं करेगा, पूरी ग्रुप की करेगा, और एक सिंगल वैट रिटर्न भर देगा सारे ग्रुप मेंबर्स के उसमें डेटा डाल के। अब प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट वैट क्लेम किया जा सकता है, मतलब कि बिजनेस रजिस्टर होने से पहले अगर कोई भी इनपुट्स खरीदे गए हैं बिजनेस के लिए और उस पर वैट दिया गया है, क्या उनको क्लेम कर सकते हैं? उसके कुछ कंडीशंस हैं। आप गुड्स के केस में अगर रजिस्ट्रेशन डेट से पहले गुड्स कोई भी खरीदे गए हैं, आप उन पे क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं वैट का, प्रोवाइडेड ये गुड्स एक तो बिजनेस पर्पस के लिए एक्वायर किए गए और रजिस्ट्रेशन की डेट पे आपके पास ये होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको बेच दिया अब इनके ऊपर हम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, नो, ये आपके पास होने चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन डेट से 4 साल पहले तक में ही खरीदे गए होने चाहिए, उससे पुराने नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं जो आपने ली हो बिफोर रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज के केस में भी बिजनेस पर्पस के लिए आपने सर्विस ली हो और रजिस्ट्रेशन से पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ही आपने ये सर्विसेज ली हो, उससे पुरानी सर्विसेज ये नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, हम जब गुड्स की बात कर रहे हैं तो इन गुड्स में आपके करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों आ जाते हैं, यानी कि गुड्स में आप चाहे इन्वेंट्री खरीद लो बिजनेस चालू होने से पहले, सॉरी रजिस्टर होने से पहले, चाहे आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद लो, दोनों में से कुछ भी खरीद लो यार, दोनों के ऊपर इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव टेस्ट वाला पीछे मैं क्वेश्चन गलती से भूल गई, वो वापस चलते हैं उसकी तरफ करने। X Limited registered for VAT with effect from 1st January 2013. The company incurred the following expenditure prior to registration. Paid accountancy fees for 500 plus VAT for preparing cash flow forecast. तो ये आपकी सर्विस है, तो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 23 से 6 महीने कब होते हैं पीछे की तरफ, यार ये इन एनी केस उससे पुरानी है। 1 जनवरी से मुझे रिवर्स गियर में 6 महीने पे जाना है, तो आइडियली मैं पहुंचूंगी 1 जुलाई 22 पे, ये तो उससे भी पुरानी सर्विस है, इसका इनपुट वैट नहीं मिलेगा। पेड रेंट ऑफ 1500 टू अ लैंडलॉर्ड, दिस वाज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, हेंस नो वैट पेड। जब वैट पे ही नहीं किया तुमने तो तुम इनपुट वैट किस पे क्लेम करोगे? तो इनपुट वैट के लिए पहले वैट दिया तो होना चाहिए भाई। देन बॉट हेडेड स्टेशनरी पेइंग 1150 इंक्लूडिंग वैट। अब ये सामान है, पिछले 4 साल में होना चाहिए, यानी ये हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो अमाउंट है ना आपका 1150, इसमें वैट इंक्लूडेड है। दैट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग 100 प्लस 20 का अमाउंट, मुझे इसमें से चाहिए 20 का अमाउंट, ये जो भी आएगा वो वैट रिकवरी हो सकती है। देन बॉट इन्वेंट्री इंटेंडेड फॉर रीसेल कॉस्टिंग 5000 प्लस वैट, कब खरीदी है? 1/11/2022 को, ये तो ठीक है, बिल्कुल आपके 4 साल के अंदर अंदर है, लेकिन इससे ना नीचे एक नोट दिया हुआ है, एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 60% ऑफ द इन्वेंट्री, इसकी बात कर रहा है, needed for intended for resale had already been sold. The stationery was unused and the company still owned the machine. अच्छा, मशीन की तो बात यहां हो रही है, तो स्टेशनरी तो अनयूज्ड की बात हो रही है, लेकिन 40% इन्वेंट्री बेच दी गई है। ये स्टेशनरी किधर गई? ये रही यार, अच्छा अच्छा, ओहो हो। तो स्टेशनरी अनयूज्ड है मतलब पूरी की पूरी स्टॉक में है, तो ये जो पूरा का पूरा आएगा ये हम इनपुट क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, लेकिन इन्वेंट्री के लिए इसने बोला 60% तो बिक गई, यानी बची है 5000 की 40% ही बची है यार ये तो। अब ये जो अमाउंट है ये 5000 प्लस वैट है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग विदाउट वैट वाला आइटम, तो मुझे इसके ऊपर सीधा सीधा 20% वैट लगा देना है, ये वैट आप क्लेम कर लेंगे। 4 2 8 8 5 40, 400 का 400 पाउंड्स का वैट आप क्लेम कर सकते हैं। मशीनरी बॉट मशीन कॉस्टिंग 6500 प्लस वैट, यहाँ पे भी वैट आपको 6500 पे लगाना है, 1300 आना चाहिए क्या? हाँ 1300 पाउंड्स, ये आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार मैं थोड़ा सा पीछे चलती हूँ, वो जो अपना क्वेश्चन रहा था फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टेस्ट वाला, ये वाला, ये एक बार कर लेते हैं। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टेस्ट से थोड़ा सा रिलेटेड था, ये यहाँ पे जो हिस्टोरिक टेस्ट लिखा हुआ है इससे नहीं, फ्यूचर टेस्ट से रिलेटेड है ये नंबर्स देख के थोड़ा बहुत इसका यूज करेंगे। Cho began trading as a sole trader on 1st January 23, but did not register for VAT when he commenced to trade. He has made the following sales so far in 23, all of which is standard rated, तो 20% के हिसाब से ये इसकी सेल है सारी।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब का टोटल लगा के देखना। इन एनी केस इस पॉइंट पे आके इसका जो हिस्टोरिकल टर्नओवर है ना, वो तो एक्सीड कर रहा है आपका 85,000 का। और अगर मैं ये देखूं कि मई के बाद में नेक्स्ट 30 डेज में 85,000 पाउंड से एक्सीड कर रहा है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टेस्ट की वजह से भी इसका रजिस्ट्रेशन तो ड्यू बनता है जी। All of the sales in June relate to an order which was received on 1st June for goods to be delivered by 30th June। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये कोई भी ऑर्डर आया हो चाहे कुछ भी आया हो, पॉइंट ये है कि इसका बिजनेस वाला सामान ही है ये। When must Cho notify HMRC that he is required to register for VAT and when must he start charging VAT to his customers? तो पहली चीज तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टेस्ट से क्लियर हो गया कि आपके जून में जो आपके टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो 85,000 पाउंड से एक्सीड करेंगी। इसका मतलब ये जो 30 डे पीरियड की शुरुआत है ये कब से हो रही है? ये हो रही है जून के महीने से, यानी कि 1 जून 2023। तो 1 जून 2023 से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 डे पीरियड की शुरुआत तो जून से हुई है। जून में आपको एक ऑर्डर मिलता है, यानी आपको क्लियरली जून में पता चल गया था 1 जून को कि भाई मेरा जो नेक्स्ट 30 डेज है, इन 30 डेज में मेरा 85,000 पाउंड क्रॉस करेगा। तो 1 जून आपकी इफेक्टिव डेट हो गई जब आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। तो आपको वैट कब से चार्ज करना है, नोटिफाई कब करना है हमें? 1 जून से। तो इसका 4 में से एक ही चूज करना है। ओके ठीक है, तो यार ये तो 1 जून से, तो इसका इफेक्टिव चार्ज वैट फ्रॉम 1 जून करना है। तो आंसर होगा ए या बी। एचएमआरसी को नोटिफाई कब कराना है? 30 जून तक कराना है, 30 डेज में, 30 डेज के अंदर अंदर नोटिफाई करा देना है। तो 1 जून आना चाहिए यार इसका। देखो इसमें जैसे देखोगे ना यहाँ पे नोटिफाई नोटिफाई आप कराते हो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स टेस्ट में, ठीक है, 30 डेज में यार। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर आंसर यार। ये आंसर आना चाहिए आपका ये 1 जून और 30 जून। ए शुड बी द आंसर। ये ले लोगे। ओके अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वैट ग्रुप के बाद में ये हमने कर लिया था, ये एग्जाम्पल कर लिया। अब डी रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, यानी आपको कब डी रजिस्टर कर दिया जाता है या आप अपने आप हो जाते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो डी रजिस्ट्रेशन में क्या है, कर दिया जाता है, दैट इज कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन। नाउ यू आर अ ट्रेडर हु इज नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको एचएमआरसी अपने आप ही डी रजिस्टर कर देगी, रजिस्टर से बाहर आपका नाम हो जाएगा। वरना आपको खुद बताना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर कि भाई मैंने टैक्सेबल सप्लाई करनी है बंद कर दी है। तो विद इन 30 डेज बता दो एचएमआरसी को, आपका वैट रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर देंगे। कई बार क्या होता है, हालात मतलब टैक्सेबल सप्लाईज आपकी बंद कर दी आपने, वो केस नहीं है, आप खुद चाहते हो डी रजिस्ट्रेशन होना, तो आपको एविडेंस देना होगा कि नेक्स्ट 12 महीने में मेरी जो भी टैक्सेबल सप्लाईज है वो 83,000 पाउंड से ज्यादा नहीं जाएंगी। तो यहां ध्यान रखना, यहाँ लिमिट 85 नहीं है, 83 है। आपको ये एविडेंस देना होगा कि मेरी नेक्स्ट 12 मंथ्स में टैक्सेबल सप्लाईज 83 पाउंड से ज्यादा नहीं जाएंगी, तो प्लीज आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। तो एचएमआरसी आपकी डेट ऑफ रिक्वेस्ट पे या बाद की किसी डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। अब जैसे आप डी रजिस्टर हो गए तो क्या होगा, ये जो वैट आउटपुट टैक्स था, आप इनको क्या करोगे, अब आप इनके अकाउंट फॉर करो, इनका हिसाब किताब करो। मतलब अब आप आउटपुट टैक्सेस पे कंसिडर करो उन नॉन करंट एसेट्स पे और इन्वेंट्री पे जिन पे आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके हो, यानी अब आप उसका आउटपुट टैक्स बना के एचएमआरसी को वापस जमा कराएंगे। जिन भी नॉन करंट एसेट्स पे और इन्वेंट्री पे आपने अगर कभी भी इनपुट क्रेडिट क्लेम किया था, क्योंकि आप रजिस्टर्ड थे, अब आप डी रजिस्टर हो गए, तो इनको आउटपुट वैट की तरह बना के पे करो। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो भी बनेगी वो आपको पे करनी है, लेकिन अगर ये फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 1000 पाउंड तक की होती है तो वो भी एचएमआरसी वेव ऑफ कर देता है। यानी इस पॉइंट में क्या हुआ है, डी रजिस्टर करते ही क्या होगा, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसके बाद में कभी भी कोई आपने इनपुट क्रेडिट क्लेम किया होगा। अब डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन पे अगर उसमें से कोई भी एसेट आपके पास है, इन्वेंट्री आपके पास है, उसके ऊपर आउटपुट वैट आप कंसिडर करेंगे, यानी एचएमआरसी को पे करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी,
इसके ऊपर मैंने क्रेडिट क्लेम किया था पहले, और ये प्लांट एंड मशीनरी डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन पे मेरे पास है, इस पे मेरे को क्रेडिट मिला हुआ है, लेट्स सपोज 800 पाउंड्स का। अब मैं डी रजिस्टर हो जाती हूँ, नाउ आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड ट्रेडर, ये मुझे एचएमआरसी को एज आउटपुट वैट देना होगा। लेकिन क्योंकि ये 1000 पाउंड्स तक का ही है, एचएमआरसी इसको वेव ऑफ कर सकता है। अगर ये 18,000 पाउंड्स होता तो एचएमआरसी कहता ला भाई, अब ये जो भी तूने क्रेडिट क्लेम किया था ना पहले, गिव इट बैक टू मी, रिटर्न इट बैक एज एन आउटपुट वैट, राइट। अब इस चैप्टर में एक लास्ट चीज और आती है जहां पे वैट सेल ऑफ बिजनेस के ऊपर अराइज हो जाता है। अब क्या है कि आप एक बिजनेस है उसको बेच देते हो, नाउ लेट्स सपोज एक चलते हुए बिजनेस को आपने बेच दिया, तो कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब जो बिजनेस बिक गया उसका तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, नए वाले बिजनेस को फिर या तो नया रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर वो अपना ही रजिस्ट्रेशन नंबर से कंटिन्यू करे। तो इस सेल में क्या होता है, दो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं इसके। एक तो हो सकता है ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई बन जाए, और दूसरा ये गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर हो जाए। कैसे? ये नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी नॉन टैक्सेबल नहीं, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई कब बनेगी? जब आपने बिजनेस किसी को बेच दिया और सामने वाले ने उसको मतलब बिजनेस को बंद करके अब अपना वो नया चलाएगा, उसने आपका बिजनेस खत्म कर दिया, तो नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई हो गई ये। आउटपुट वैट इसके ऊपर 20% से हिसाब से चार्ज कर लो। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने जो बिजनेस ट्रांसफर किया है ना, आप अभी उस बिजनेस को चला रहे थे, सामने वाला अब उस बिजनेस को चलाएगा, यानी कि वो बिजनेस आगे चलने वाला है, तो आप उसको डी रजिस्टर नहीं कर सकते। इट इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न। तो एचएमआरसी बोलता है मैं इस पे फिट वैट नहीं लगाता, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड। ना हम इसके ऊपर आउटपुट वैट चार्ज करेंगे और ना ही हम इनपुट टैक्स रिकवर करेंगे, हम दोनों ही नहीं करेंगे। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि यार इसमें वैट पिक्चर में कहां से आया? देखो, कभी भी कुछ भी बेचोगे तो वैट पिक्चर में आएगा। अब आप पूरा बिजनेस बेचने निकले हो, बिजनेस बेचने निकले, बिजनेस खत्म हो गया, ये नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई हो गई, आउटपुट वैट पे कर दो एचएमआरसी को, यू हैव सप्लाइड समथिंग। नाउ you are selling as a running business, this business will be carried on by the buyer, that makes it exempt from VAT। बट इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए, तभी हम इस कैटेगरी में उसको वैट से एग्जेम्प्ट करेंगे। पहली कंडीशन, यू आर ट्रांसफरिंग इट एज अ गोइंग कंसर्न। नंबर 2, ट्रेडिंग शुड नॉट स्टॉप, 10 दिन के लिए रुक गई, दैट्स फाइन। पहले जिस टाइप का ट्रेड चलता था बाद में भी वही ट्रेड चलेगा। जो बंदा खरीद रहा है इस बिजनेस को, बायर, यानी कि बायर जो है, न्यू ओनर जो है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वैट के अंडर, और वो इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफर या तो अपने आप को रजिस्टर कर लेगा, वरना वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये चारों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, ऑल कंडीशंस, तो ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम वैट। और इसी के साथ में ही आपका ये चैप्टर नंबर 24 यहां खत्म हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 25 के लिए यू नीड टू हैव अ लुक एट अनदर रिकॉर्डिंग। इसको समझने के लिए यू जस्ट हैव टू रिवाइज दीज slides as well as what I have given in the recording, that's it। उससे आगे कुछ करने की आपको जरूरत इसमें है नहीं। ठीक है जी, we'll catch up in the next session। Thank you so much and take care।